3 जून 1963 सुभानुल्लाह अंसारी के घर एक पुत्र जन्मता है जिसका नाम होता है मुख्तार अंसारी। सुभानुल्लाह अंसारी अपने पिता के नाम पर उसका नाम रखते हैं। क्रिकेटर बनने की चाह रहती है, लेकिन उस लड़के को कुछ और ही मंजूर था। उस लड़के ने जो फिज़ा उसके घर की बनी थी, जो चीज़ें, जो सामाजिकता उसके घर की बनी थी, उसका कहीं ना कहीं किसी और चीज़ में प्रयोग किया। क्रिकेट के मैदान की लड़ाई को छोड़ वो सियासी लड़ाई और जराइम की दुनिया में आ गया। जराइम की दुनिया में आने के बाद उसने ऐसा हर वो काम किया जिससे कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को माफिया के रूप में आज हम देख सकते हैं। एक समय था जब पूरे यूपी में हाथे का वर्चस्व था और उस हाथे को टक्कर देने के लिए फाटक आया था। ये फाटक गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का घर हुआ करता था और उस फाटक से जब 786 नंबर की गाड़ी निकलती थी तो लोग समझते थे कि हमारा काम हो गया है। पूरे यूपी के लिए माफिया और गाजीपुर के लिए रॉबिनहुड की ज़िंदगी जीने वाला, मऊ और गाजीपुर के लोगों के लिए रॉबिनहुड की ज़िंदगी जीने वाला मुख्तार अंसारी का कल देहांत हो जाता है। 19 मार्च 2024 को एक प्रार्थना पत्र बाराबंकी कोर्ट में दिया जाता है, जहां पर मुकदमा चल रहा था फर्जी एम्बुलेंस और ड्राइवर और टैक्सी का। उसमें कहा जाता है कि मुझे धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। यह आरोप लगाते हैं मुख्तार अंसारी, जो कि लिखित में कोर्ट में उनके वकील वो लेटर डालते हैं और तमाम बातें होती हैं। उन सब के बीच आज से ठीक 3 दिन पहले उनको दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में चेकअप के लिए लाया जाता है, जहां शाम को डॉक्टर उन्हें बिल्कुल फिट क्लियर कर देते हैं और फिट क्लियर करने के बाद उन्हें वापस मंडली कारागार बांदा में भेज दिया जाता है। कल खबर आती है कि बैरक में मुख्तार अंसारी बेहोश होकर गिर गए हैं। उनके सीने में दर्द की शिकायत है, लेकिन जब वो मुख्तार अंसारी, जो कि माफिया मुख्तार अंसारी, जब अस्पताल लेके पहुंचता है जेल प्रशासन, तब तक तस्वीर बदल चुकी होती है। 9 डॉक्टरों की टीम लग के इलाज करती है और उसके बाद लगभग 10:25 पर यह खबर सार्वजनिक होती है कि मुख्तार अंसारी नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। और उसके बाद गाजीपुर से एक तस्वीर आती है कृष्णानंद राय के घर से, जहां पर पीयूष राय, आनंद राय, अलका राय, उनकी जो पूरा परिवार है वो आतशबाजी करता नजर आता है। वहां से ठीक 15 किलोमीटर उस फाटक वाले अंसारी के घर में मातम पसरा था और 15 किलोमीटर दूर दिवाली, होली सब मनाई जा रही थी। अब बात इसलिए भी करनी ज़रूरी है क्योंकि मुख्तार अंसारी ने सिर्फ यूपी में ही अपना बाहुबल नहीं दिखाया, अपनी माफियागिरी को सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रखा। सबको पता है कि सिवान के दबंग पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से उनके क्या संबंध थे। सबको पता है कि नेपाल में तक उनका व्यापार फैला था। सबको पता है कि वो हाथे से जो दुश्मनी लेता था उसको छाया देते थे। जब उनकी हरिशंकर तिवारी गुट से आमना सामना हुआ, बराबरी से जब एक दूसरे पर गोली चलने की नौबत आई, तो 2 शूटर हुआ करते थे हरिशंकर तिवारी गैंग के या तिवारी हाथे के, साधु सिंह और मकनू। इन दोनों ने मुख्तार अंसारी का गैंग शामिल कर लिया था। 1996 में या 1995 का वो दौर जब अजय राय के भाई अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े हुए थे और उसके बाद अवधेश राय के ऊपर गोलियां चलती हैं। गोलियों में अवधेश राय की मौत हो जाती है। तब आरोप आता है मुख्तार अंसारी की कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अवधेश राय की हत्या की है। इसमें गवाह होते हैं वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। साल 2005 कृष्णानंद राय बीजेपी से विधायक, 400 राउंड फायर होती है, 67 गोली कृष्णानंद राय के आती है और AK-47 से फायर की जाती है। कृष्णानंद राय की मौत के बाद तमाम ऑडियो वायरल होते हैं। एक सपा विधायक हैं वर्तमान में, उनका और मुख्तार अंसारी का
एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें उन्होंने कहते नजर आते हैं मुख्तार अंसारी की चुटिया कट गई है। उसके बाद फोन काट दिया जाता है। उस केस से जुड़े मुन्ना बजरंगी को जेल में मार दिया जाता है और कल मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्टों का पैनल भी जुड़ेगा। अनीस अंसारी है, बीजेपी के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद साजिद हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। कृष्णा पंडित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सबसे बड़ी बात पूर्वांचल से आते हैं, वाराणसी से आते हैं, तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का क्या रुआब था भाई। जब वो पूर्वांचल की जेलों में बंद थे तो लोग बताते हैं मछली खाने के इतने शौकीन थे कि जेल में ही उन्होंने तालाब खुदवा दिया था। मुशायरा सुनने के इतने शौकीन थे कि डीएमएसपी को बुला के मुशायरा सुन लेते थे। और कई डीएम तो ऐसे भी हैं जो लखनऊ और तमाम जिलों में तैनात रहे, उनके साथ बैडमिंटन भी खेला करते थे। कृष्णा पंडित, देखिए, आज ये कह लीजिए कि काले साए का हुआ है, निपट गए या निपटा दिए गए, ये तो जांच का विषय है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन एक काला साया जो समाज के ऊपर अंधेरा बनकर मंडरा रहा था और अपने अंधेरे के आगोश में न जाने कितनी हत्याएं, कितने लूट, कितने अपराध, आज कितनी मां बहनों को, कितने परिवार को वो खुशी मिली है जो जाहिर नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पता चल रहा है कि कैसे लोग दिवाली और होली मना रहे त्योहार के रूप में इसके जाने के बाद। तो अपराध का क्या हद होता है, हम लोग को इसके विषय में सोचना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को, नस्ल को जरूर याद होना चाहिए कि अपराध का अंत यही है। अपराधी का न कोई जाति होता है न धर्म होता है। अपराध एक मनपड़ प्रकृति का व्यक्ति जो सब कुछ पाने के लिए कुछ भी कर देता है, ऐसे व्यक्ति को अपराधी बनना उसकी खुद की मानसिकता होती है। अब एक ऐसा परिवार का लड़का जो मतलब उसके चाचा ब्रिगेडियर, उसके परिवार में ब्रिगेडियर, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, मतलब एक सामाजिक परिवार। उनके नाना को परमवीर चक्र मिला था आजादी के बाद। जब पहला पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब उसमें वो थे पहली सेना में, मुख्तार अंसारी के नाना। लेवल पर मुख्तार अंसारी को एक माफिया के रूप में पहचान मिल जाती है। और यह कैसे मिलती है? जो राजनीतिक सरजमी है, जो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है, राजनीतिक सरजमी के ऊपर जो नेताओं की सरपरस्ती चल रही थी, इसके पालने का, इसके संरक्षण देने का, उसके आगोश में यह पद इतना बड़ा हो जाता है कि आपको मऊ का दंगा याद होगा। और जैसा आपने कहा कि मछली और डांस का इतना शौकीन था, ये सब आम बात है इसके लिए। और इसकी रुतबा इतनी थी कि इसकी जो चीजें नकारात्मक होती थी वो सीधे साथ देता था, मार देता था। तो अपराध का अंत का ये बहुत ही न दुखद है न सुखद है, ये तो होना ही था। साजिद भाई, कल समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा हो, जहाँ अखिलेश यादव का सुबह ट्वीट आता है और जिस तरीके से वो भी सवाल उठाते हो, तमाम राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। आप सबको रोकूंगा, प्रतिक्रिया भी कुछ आई थी, उनको सुन लेते हैं, फिर साजिद भाई आपके पास आता हूं। तमाम नेताओं ने और उनके लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी वो सुन लेते हैं। इंसान है, आप भी इंसान है, जी जी जी, सब कुछ होता है। जी जी जी। तो क्या पहले से ऐसा था कुछ ऐसा? माननीय न्यायपालिकाओं में भी लिख के दे दिया। हाँ, मीडिया में रोज चल ही रहा। थोड़ा रोक और क्या अंदेशा बताए। पिछली बार आप अल्लाह की रजा पर हम राजी हैं। मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ये हमारा ईमान है। और कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कोई ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं। हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सब मरेंगे, बस कोई आगे कोई पीछे। ये पिछली बार आप आए थे तो मिलने नहीं दिया गया था, देखने नहीं मिलने दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और उनसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मुझे आते लगता है कि फट जाएगी, इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हैं कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है,
उस इंसान को 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनना। सब कुछ साफ है, सब कुछ दिख रहा है, सब नज़र आ रहा है। जिसकी आँख होगी वो देख लेगा, जिसकी आँख नहीं होगी वो नहीं देखेगा। हम लोग न्यायपालिका के रास्ते से, कानून के रास्ते से आगे इस पर जो करना होगा करेंगे। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको कुछ कहूँ। आपके भाई भी अंतिम उसमें शामिल हो सके तो क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, प्रयास करेंगे, जो लीगल तरीका है उससे प्रयास जरूर करेंगे। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है यहाँ? बस हम हैं और कोई नहीं है भैया, मैं कई बार स्पष्ट। ठीक है, ठीक है। मुख्तार अंसारी की मौत की घटना के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, खासकर उन इलाकों में जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इन सभी इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस की टुकड़ियां सभी जगह पर लोगों को बता रही हैं कि किस प्रकार शांति व्यवस्था को मेंटेन करना है और अफवाहें न फैलने देना है। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का नियम मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाक वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। एक बड़ा सानेहा है जिस तरीके से पिछले कई सालों से रमज़ानों में इस तरीके से जेल में रहने वाले जो चाहे शहाबुद्दीन भाई हों, चाहे अतीक चकिया रहे हों, चाहे मुख्तार भाई का इस बार होना, ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाना है और कहीं ना कहीं इससे संविधान की धज्जियाँ उड़ाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के बल पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने जेल में रहने, संरक्षण में रहते हुए इस तरीके की मौतें हो रही हैं और उसको बीमारी की शक्ल देने की बात कर रही है, चाहे वो पहले भी हो चुका है इस तरीके। और आज इस तरह मुख्तार भाई के साथ हुआ, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जेलों में रह करके मौतें हो रही हैं, ये एक बहुत गंभीर बात है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले अपनी हत्या की आशंका जताई थी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, आज उनकी मौत हो गई और उनकी वो बात पुष्ट होती दिखाई दे रही है। प्रशासन निर्लज्ज तरीके से कह रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है और शासन और प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि उनसे गंभीर चूकें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में कभी मुन्ना बजरंगी को ठोक दिया जा रहा है, कभी खुलेआम पुलिस की अभिरक्षा में बदमाशों को खुलेआम गोली से मार दिया जाता है, कभी कचहरी में कत्ल हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी का शासन पंगु है। क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या इस घटना की उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अपराधियों को सजा देने का काम अदालतों का नहीं है? अदालत और विधि सम्मत सजा कठोर से कठोर अपराधियों को मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये सब हो रहा है, क्या ये उचित है? तो सीधे रुख करते हैं मोहम्मद साजिद का, सपा के प्रवक्ता हैं। साजिद भाई, अभी शिवपाल सिंह यादव का बयान सुन रहा था, वो तो कहते हैं हमारे इनसे बहुत अच्छे संबंध थे, इनका योगदान आज़ादी की लड़ाई में था और इस तरह की घटना की
उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर उन्होंने अपराध किया था तो अपराध के मामले में उनको सजा मिल रही थी और वो 17 साल से जेल में थे और ये लंबा वक्त होता है और लगातार वो जेल में रह रहे थे। और अभी और अगर उनको सजाएं होती है, कुछ मामलों में हुई भी है, 7 मामलों में दोषी, 8 मामलों में दोषी करार दिए गए हैं और 7 मामलों में उनको सजा भी हुई है, तो वो उसमें सजा काट रहे थे। लेकिन जेलों में और यूपी में जो एक चल रहा है कि ठोको नीति, ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और कानून अपने हिसाब किताब से सजा देगा। इससे पहले मुन्ना बजरंगी को मार दिया गया 13 जुलाई 2018 में जेल के अंदर। और यूपी में पुलिस हिरासत में बनने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद जी, उन्होंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट साझा की थी, उसमें उन्होंने बताया लोकसभा में कि 451 लोग की पुलिस हिरासत में मौत हुई है 2020 और 21 में, और 21-22 में जो है वो 501 लोगों की। तो ये काफी चिंताजनक है कि किसी ने अपराध किया है तो इसके लिए कानून सजा देगा, वो पुलिस हिरासत में रहेगा, तो उसको सजा होगी तो जेल में रहेगा, लेकिन वो जेल में जाने के बाद अगर वो मरेगा या उसको हत्या होंगी या पुलिस हिरासत में मरेगा, तो ये संविधान के लिए बड़ा खतरनाक है। और लोग इससे अपराध कम नहीं होगा, अपराध उससे बढ़ेगा। फिर आदमी ये सोचने लगेगा जो अपराधी है कि मुझे तो मरना ही है तो मैं और अपराध करूं। वैसे तो उसको ये की उम्मीद रहती है कि ठीक है हम कोर्ट में जाएंगे या वहां होंगे, उसने एक बार अपराध कर दिया, उसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। लेकिन जब उसको लगेगा कि मुझे यहाँ भी वहां भी मरना है और फिर वैसे ही मरना है, तो फिर अपराधियों में एक अपराध करने की और प्रवृत्ति बढ़ेगी और ये बहुत खतरनाक है। आप फर्जी एनकाउंटर के मामले में वैसे ही यूपी नंबर 1 है और जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और उनके जो शब्द हैं उससे लोगों का कहीं ना कहीं और फर्जी एनकाउंटर ये करने वालों का, गलत काम करने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। ये चिंतनीय है क्योंकि सरकार की जो जिम्मेदारी है वो हर किसी के जीवन की रक्षा करनी है और थाने में अगर कोई बंद है तो उसकी सुरक्षा, उसकी जिंदगी की सुरक्षा, हर चीज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पुलिस का कॉल है कि वो कैसे करती है। इससे पहले भी कई कोर्ट में भी हमने देखा गोली चली और कोर्ट में गोली चलती है, फिर एक अभिरक्षा में मौत हो जाती है 2 बदमाशों की। आप सब यहाँ बने रहिए हमारे साथ। इधर रुक करते हैं इकरार खान का, हमारे सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता हैं गाजीपुर में, वो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर हैं। बांदा से चूंकि शव गाजीपुर के लिए निकल चुका है, एक बार वहाँ की हलचल लेते फिर अपने मेहमानों पर आएंगे। इकरार, अभी वहाँ की स्थिति क्या है? जी बता दूं कि मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे लोगों को जानकारी मिली कि बांदा से मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर निकल चुका है, तैसे लोगों की चलगमी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं लोग एक कयास लगा रहे हैं कि 7 से 8 घंटे में कितने बजे तक डेड बॉडी आ जाएगी। लेकिन हालांकि मैं बता दूं कि गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने एक अनाउंस किया है कि नमाज जो सुबह की फजर की नमाज होगी उसके बाद सुबुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन लोगों में समंजस बना हुआ है कि क्या सुबह किया जाएगा, क्या रात में आती मुख्तार अंसारी की बॉडी आती उसी समय किया जाएगा। देखने वाली बात है कि क्या तथ्य निकल के आते, क्योंकि कम से कम 7 से 8 घंटा उनको डेड बॉडी आने में समय लगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या तथ्य निकल के कब तक होने की उम्मीद है। जी एक बात और है, 50,000 की इनामी है इनकी पत्नी मुख्तार अंसारी की, उनका भी लुकआउट नोटिस जारी, क्या उनके पहुंचने की कुछ संभावना है या कोई ऐसी खबर? जी बता दें कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है, न यहाँ के लोगों ने चर्चा की है, न यहाँ के कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो चर्चा कर रहे हैं। उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रही। जो भी बातें हो रही सिर्फ मुख्तार की बातें हो रही, उनके भाई की बातें हो रही, मुख्तार ने क्या किया, किसके लिए क्या किया, कब किसके लिए क्या किया, यही सब तमाम बातें हो रही। कभी उनकी चर्चाएं नहीं है कि हम जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। आने की उम्मीद है या इसकी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करते हैं अनीस अंसारी का। अनीस जी, क्या कहिएगा, कोर्ट के अंदर भी बदमाश मारे जा रहे हैं, जो आरोपी हैं वो जेल के अंदर मर रहे हैं। 2 दिन पहले उनको पता, वो लिखित बयान दे रहे हैं कि भाई हमें जहर दिया जा रहा है। 2 बदमाश जिनको तो अभी रक्षा में ही मार दिया गया, वीडियो तक वायरल हो गया। हो क्या रहा है ये? देखिए, मुख्तार अंसारी जी की तबीयत जो है कई दिन से खराब चल रही थी, उनकी जैसा बता रहे हैं डॉक्टर लोग और मीडिया से पता चलता है कि उनकी मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। बिल्कुल। अब इस बात को लेके अगर किसी की मौत हुई है और वो भी किसी बहुत, मतलब कहना चाहिए कि किसी फरिश्ते की मौत नहीं हुई है,
मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, जिनके ऊपर 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और आपराधिक इतिहास इनका बहुत बड़ा है। मेरी ये समझ में नहीं आता, इस पे विपक्षी दल इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है हो हल्ला करने का? अगर इसकी जांच की बात है तो न्यायिक जांच की मांग जो इनके परिवार वालों ने की थी वो न्यायिक जांच होगी, 1 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन लोगों के पेट में दर्द कहीं ना कहीं इसलिए है कि मुख्तार अंसारी से और उनके गैंग से कहीं ना कहीं इन पार्टियों को लाभ होता रहा है। ये अपने लाभ के लिए और मुस्लिम समाज को पुनः गुमराह करने के लिए ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई, उनको ये कर दिया गया, उनको वो कर दिया गया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इस चुनावी समय पे इन लोगों के पास इतना टाइम क्यों है कि वो सिर्फ हमें यानी भारतीय जनता पार्टी को कोसने में लगे हुए हैं। अरे सरकार आपकी है, में जाओ, सरकार आपकी है, समय कहाँ किसी के पास है। सरकार आपकी है तो आप ही को कोसेंगे, हमको कोसने थोड़ी आएंगे। जी मैं कह रहा हूँ सरकार आपकी है तो कोसेंगे भी तो आप ही को, हम वही जवाब दे रहे हैं, वही जवाब दे रहे हैं हम कि अगर इस तरह की घटना होती है। अब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर बड़ी हंसी आ रही है मुझे दोपहर से। कांग्रेस कह रही है कि ये बहुत बुरा हुआ, इनकी हत्या कर दी गई, भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने। अरे मैं ये कहता हूं कि अजय राय को ये सोचना चाहिए, उनके सामने उनके भाई की गोली मार के हत्या किसने की? आज उन्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। उन्हें तो ये कहना चाहिए कि समय के अनुसार, हर धर्म के अनुसार, मैं कहता हूं सनातन के हिसाब से भी और इस्लाम के हिसाब से भी, मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, साफ साफ है अगर किसी का खून बहाओगे, अखारत अगर किसी का खून बनाओगे तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों के लिए आप रो रहे हैं जिनने आपका भाई छीन लिया। क्या आपकी राजनीति इतनी गंदी हो गई कि आपके भाई की मौत? अजय राय ने कोई आधिकारिक बयान दिया ही नहीं है इस पे। अजय राय ने तो बयान ही नहीं दिया। नहीं, कांग्रेस ने तो दिया, उन्हें अपनी पार्टी अजय राय ने इससे पार्टी को इस पे बयान नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस ने बयान दिया है, कांग्रेस ने बयान दिया है, मेरे पास है बयान, मैं आपको सुना सकता। अरे मैंने तो कांग्रेस का बयान सुना है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अजय राय का बयान इस पे नहीं आया, उन्होंने चुप्पी साध रखी, मैं ये कह रहा हूं। कांग्रेस के लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिनके भाई की हत्या हुई तो कांग्रेस कुछ भी कहेगी क्या? हमारी पार्टी के अतुल सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, इनसे जवाब ले लेते हैं इस पे। अतुल सिंह जी देखिए, भाजपा के अनुसार कोर्टों को, अदालतों को बंद कर देना चाहिए, उनका न्याय सड़क पर होना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार वो चाहती है। तो अंसारी भाई से कहिए अगर कोई हत्या में फंसता है तो उसको तुरंत गोली मार देनी चाहिए, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे कोई हो। लेकिन ये फिर थाना और पुलिस का मतलब क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था उसका क्या मतलब होगा? अगर हम लोग ऐसे ही फैसले लेने लगेंगे, जो भी मृत्यु हुई है, अदालत जो मृत्यु हुई है इसकी जांच उनके बेटे ने जो मांग किया है, अदालत के द्वारा न्यायिक की जांच की मांग है, जांच पूरी होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं, चाहे कोई सरकार, केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। ये बड़ा दुखद हो रहा है, आज सरकार इनकी है, ये कर रहे हैं, कल किसी और की सरकार आए तो ये तो चलन शुरू हो जाएगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। सब लोग यही बात करेंगे जो जैसा किया है वो सब भोगेगा, लेकिन भोगने के लिए, निर्णय लेने के लिए इस देश की अदालतें हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए कानून के तहत लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम आप सजा तय करने का हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। ये दुखद है, वोट के लिए ऐसे इस तरह घटनाएं हो, उनकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी नीचे जाकर करे तो दुखदपूर्ण है। और आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए आज किस तरह इनके लोग लिख रहे हैं, किस तरह ये लोग मैसेज देने का काम कर रहे हैं। मैसेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे रहे हैं, इसमें कहीं कांग्रेस और सपा तो नहीं दे रही है। मैसेज तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग दे रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख रहे हैं, जैसे इन्होंने ही सब कुछ काम कर दिया है। बड़ा दुखद है, देश की कानून, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, अदालतों पर विश्वास लोगों का हट रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा, अभी देखिए अमेरिका ने भी चिंता जताया है। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि विदेश में भी चर्चा हो रही कि देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास हो रहा है।
एक ऐसा लोकतंत्र पूरे विश्व में था जिसकी चर्चा होती थी। विश्व में एक ऐसा लोकतांत्रिक देश भारत की चर्चा होती थी। लोग कहते थे अगर कहीं कानून है जहां सबको साथ लेकर, सारे धर्मों को साथ लेकर, सारी जातियों को साथ लेकर चलने का अगर कहीं हौसला था तो भारत में था। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने इसको पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया है। और आज जो घटना हुई है, चाहे हार्ट अटैक हो या किसी प्रकार वो खत्म हुए हो, जांच होनी चाहिए। जिसने भी किया किस कारण उसकी मृत्यु हुई, उनके बेटे ने मांग किया है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इसकी चर्चा न बताएं कि उन्होंने सब कुछ कर दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी के साथ भी हो सकता है। जेल तमाम लोग जाते आते हैं जो इस देश में पैदा हुआ है। सबको इस देश के कानून को मानना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी तरह हो, बस कानून को बचाने के लिए, कानून सर्वोपरि है, के लिए बिल्कुल सबको एक तरफ काम करना पड़ेगा। साजिद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं कृष्णा पंडित जी का रुख करूंगा। पहले साजिद भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, संविधान पर भरोसा नहीं है, संविधान को खत्म करने की कोशिश है। लोकतंत्र में लगातार जो लोग खतरे में है, और यहाँ जो है वो पहला देश है जहाँ के 2-2 मुख्यमंत्री उठा के उन्होंने जेल भेज दिए। ये ऐसा कहीं पूरी दुनिया में नहीं है। केवल चुनाव जीतना, इनको सत्ता में बैठना है। आप इनका अगर वो हार्ट अटैक से मरे हैं तो उसके बाद इनका आईटी सेल जो है वो फिर क्यों अपनी वाहवाही लूट रहा है? क्यों उसको आईटी सेल जो है वो लोगों के मोबाइल पे मैसेज भेजते कि देखिए हमने ये कर दिया है? तो इनका ये खुद कह रहे हैं, तो उससे और वही उनका पीड़ित परिवार जो है वो उसका, उनके बेटे का भी कहना है। तो इससे घटना और साफ हो जाती है कि क्या है। चल रही है कि अगर उनका बेटे परिवार के लोग कहते तो ठीक है, वो पीड़ित है, लेकिन जब आईटी सेल उस मैसेज को वायरल कर रहा है कि हमने ये कर दिया, तो हर मामले में जब अपनी वाहवाही पीठ थपथपा रहा है, तो उससे साफ है कि वहां हत्याएं कराई जा रही हैं। मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई, इससे पहले कानपुर के दुबे जी की हत्या हुई। फिर कोर्ट और थाने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने, साथी प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, फिर अदालत और थाने बंद कर देना चाहिए। इससे सरकार ही फैसला करेगी कि किसको क्या करना है, और जहां उसने जो उनके नजरों में लगा कि ये दोषी है उसको उठा के मार देंगे, बात खत्म हो। फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है थाने न्यायपालिका। किस तरीके से ये धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, पूरा देश और दुनिया देख रही है। और देश का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो चिंतित है, और दुनिया में भी अब लोग चिंता जताने लगे हैं, जो कि बाहर हिंदुस्तान के लीडर जो है वो दुनिया में लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आते थे, वही अब जो है वो दुनिया भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ रही है, संविधान बचाने के लिए आगे आ रही है। लेकिन भाजपाई जो है वो उनको कोई गंभीरता नहीं है कि, और सिर्फ उनको सत्ता ही दिख रही है कि हम चुनाव में कैसे जीतेंगे, किसको हम मार दें, किसको ठोक दें। इसी पे केवल उनकी सरकार चल रही है कि बुलडोजर से ध्वस्त करना। हिंदुस्तान जो है वो सबसे ज्यादा लोग, गरीबों के मकान तोड़ने वाला और जो है वो लोगों को बेघर करने वाला देश बन चुका है। तमाम लोगों को घर तोड़ दिए जाते हैं, तो कहाँ कानून व्यवस्था है? बात करते हैं कानून व्यवस्था की। महिला अपराध में यूपी लगातार बढ़ रहा है। महिलाओं के मामले में आप ये समझिए, महिलाएं पुलिस हिरासत में महिलाओं के साथ रेप और तमाम घटनाएं हुई है, उसमें यूपी नंबर 1 है। तो आप जो अपराध में एनसीआरबी के आप उठा के देख लीजिए, यूपी नंबर 1 है। भ्रष्टाचार में देश नंबर 1 हो चुका है। बेरोजगारी में दुनिया में 7वें नंबर पर देश आ चुका है। वर्ल्ड हंगर्स इंडेक्स में जो है वो हिंदुस्तान लगातार नीचे जा रहा है। हमारा कृष्णा पंडित है, पूर्वांचल से ही आते हैं और वरिष्ठ पत्रकार। आपको रोकूंगा साजिद भाई, आपको रोकूंगा माफी के साथ, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की बाध्यता है और कृष्णा पंडित हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। आपने वो सारे दौर देखे हैं मुख्तार अंसारी के। मुख्तार अंसारी पूरब का माफिया डॉन, जिसने हरिशंकर तिवारी हाथे से भिड़ने की हिम्मत उठाई। सबको पता है ब्रजेंद्र सिंह और उनके बीच क्या रंजिश चलती थी। एक मुकदमे जो चिट्टी का जो कांड है उसमें तो वादी और गवाह दोनों ही मुख्तार हैं। तो पूर्वांचल में इसको लेकर क्या था मुख्तार को लेकर, और अभी की जो सियासी पिच है उस पर मुख्तार कहाँ स्टैंड करते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान की सरकार है जो उसने एक वादा दिया जो किया में
वो तो बहुत ठीक है, कहते हैं किस तरीके से कानून का दमन और कानून के साथ खिलवाड़, चाहे विकास की गाड़ी की जो आरोप लगा रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है तो जांच में जो सरकार के ऊपर उठाती हैं। आवाज नहीं आ रही कृष्णा भाई, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है कृष्णा जी। जी जा रही है, एक्चुअली नेटवर्क का इशू है ना। कृष्णा जी एक बार मैं तो चाहूंगा आप फिर से रिकनेक्ट कर लीजिए अपने आप को। चलिए हमारे साथ जैसा मुझे कमांड मिल रही है अमिताभ ठाकुर जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर आप कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? कल आपने रात में जैसे कि बाइट आपने भेजी थी उसमें भी आपने आरोप किया कि जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये जेल में, कोर्ट में, पुलिस अभिरक्षा में ये किस तरीके से जो बदमाशों के लिए काले दिन चल रहे हैं, जो आरोपी हैं बड़े बड़े कांड या माफियाओं के लिए ये काले दिन चल रहे हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। कोई अभिरक्षा में मार दिया जा रहा है, कोई पेशी में आ रहा है तो मार दिया जा रहा है, कोई जेल में अटैक पड़ जा रहा है, फिर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, वो भी एक पत्र लिखते हैं कोर्ट में कि भाई मुझे जहर देके मारने की कोशिश की जा रही है। मैं इसको विशाल जी इस रूप में देखता हूं कि अच्छे दिन बुरे, जैसे मैं आपका ये पढ़ रहा हूं, आप लिख रहे हैं कि किसी के लिए नायक किसी के लिए खलनायक, तो उसी प्रकार से जो मौजूदा सरकार है वह किसी एक मौजूदा सरकार ने एक बहुत ही नई चीज की, उसने माफियाओं को दो भाग में बांट दिया। यह मेरे खिलाफ। बहुत पहले मुझे याद है जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक डायलॉग दिया था कि दोज हु आर नॉट विथ अस आर अगेंस्ट अस। तो एक माफिया इनके सहयोगी हैं, मित्र हैं, सहचर हैं, बंधु हैं, वह लगातार मौजूदा सरकार में पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं अनवरत। ऐसे भी सज्जन हैं, क्योंकि उन्हें सज्जन ही कहा जाएगा, वो 32 साल बाद जेल से बाहर निकल गए, इसी सरकार में निकले, किसी सरकार में नहीं निकल पाए। किसी, यहाँ तक कि जो आमतौर पे समाजवादी पार्टी को माना गया कि अपराधियों से जुड़ी रही, अब उस सरकार में भी नहीं निकले, लेकिन मौजूदा सरकार में 32 वर्षों बाद उन्होंने खुले हवा की सांस ली। तो दो किस्म के अब इस समय चल रहे हैं, एक दोज हु आर विथ अस, एक दोज अगेंस्ट अस। इसमें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो सरकारी साधन का, संसाधन का, यूपी पुलिस का, एसटीएफ के अफसरों का, एसटीएफ के बड़े बड़े अफसरों का जिस प्रकार से खुला दुरुपयोग, और उनके नाम, अभी तो जब ताकत होती है तो ये चीख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कोई शक नहीं कि जब अतीक और उनके भाई मारे गए तो वो परेशान हाल थे, कमजोर थे, यद्यपि किसी समय वो भी डॉन रहे थे, मुख्तार एक डॉन रहे थे, कोई शक नहीं। लेकिन सरकार का जो, सरकार की ओर से अटर फेलियर, मैं इसलिए अटर फेलियर मात्र ही नहीं, मैं मानता हूं कि ताकत का जो खुला दुरुपयोग हर चीज का, आज आप जो बो रहे हैं यह आप भी काटेंगे, देश भी काटेगा। ऐसा नहीं है मुख्तार ने कभी, जो आज कई लोगों ने लिखा फेसबुक पे, इस पे जो तुमने किया तुमने भोगा, आप भी जो कर रहे हैं आप भी उसको भोगेंगे, क्योंकि यह नहीं हो सकता है कि सब चीजें इत्तेफाक हों। 2-3 आदमियों ने अतीक को आके पुलिस कस्टडी में मार डाला, आज तक पता भी नहीं चला कि उनके पीछे कोई था कि नहीं था। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते, आपकी इच्छा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसने मारा। जीवा को कोर्ट में, लखनऊ के कोर्ट में, राजधानी कोर्ट में मार डाला गया। जिसने मारा, आप उसके पीछे कभी गए ही नहीं, क्योंकि आप जब खुद जान रहे हैं पर्दे के पीछे कौन है, तो आप क्यों जा रहे हैं? तो ये जो गुनाह हो रहे हैं, बांदा जेल में गोली चली, वहां एक माफिया मारा गया। आपको कुछ दिन पहले बागपत जेल में गोली चली, वहां एक मारा गया माफिया, शायद मुन्ना बजरंगी मारा गया। तो ये कौन करा रहा है? ये आप और हम सभी जान रहे हैं। इन गुनाहों का भी हम ही लोग भुगतान करेंगे, क्योंकि
सरकार से उम्मीद की जाती है कि ये निष्पक्ष और न्यूट्रल काम करेगी, केवल वोट के लिए, केवल वोट के लालच में अगर गुनाह आप आज करेंगे तो कल कोई ना कोई उसको बोएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी निश्चित रूप से इसको नहीं मानेंगे। आज हमने बहुत पहले, मुझे याद है, बस एक सेकंड लूंगा, कि हम लोग बच्चे थे तो एक फिल्म आई थी कालिया करके, उसमें उसका जो एक था प्राण, उसमें कैरेक्टर था जेलर, उसने कहा था कि आज तुम सफलता के घोड़े पे चल रहे हो लेकिन कल तुम जहां गिरोगे। इस सरकार की भी चूंकि बुनियाद में कहीं ना कहीं एक बुनियादी खोट आ गई है, कल कहीं ना कहीं इसकी भरपाई देश को, समाज को, इन लोगों को देना पड़ेगा। न्याय नहीं हो रहा है। अगर आपको दंडित कराना है, कानून के रास्ते कराइए। ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए जा रहे हैं, यह बेहद और बेहद खतरनाक है, ऐसा मेरा मानना है। अनीस जी जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून व्यवस्था तो आम पब्लिक की नजरों से, अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो कानून व्यवस्था अन्य सरकारों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में काफी अच्छी हुई है। रही बात अन्य पार्टियों का, क्या नाम लूं मैं पार्टियों का, हमारी पार्टी में कुछ ऐसा नहीं होता कि लड़के हैं गलती हो ही जाती है, इतनी बड़े कांड पे लड़के हैं गलती हो ही जाती है, इस तरह के डायलॉग बाजी हमारे यहाँ नहीं चलती। उन लोगों को उस समय भी शर्म नहीं थी, और आज उनके बेटे ने, मुख्तार अंसारी साहब के बेटे ने एक प्रेयर की कि हमारी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। उसके आदेश हो गए, न्यायिक अधिकारी नियुक्त हो गया। उसके बाद इस तरह की बात कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मौत पे ये हुआ, भाई इंतजार तो कर लीजिए, आप इंतजार कर लीजिए। जो पीड़ित परिवार जो जिस बात को कह रहा है उस बात को मान लिया गया, वो स्वीकार हो गई। आने वाले टाइम में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी लेकिन सवाल ये है कि ये हो कैसे रहा है, इसमें कौन लोग हैं? अगर ये इसमें कौन, अगर मान लीजिए जेल में जब सुनील राठी की गैंग, वहाँ जेल में पिस्टल पहुँचती है बागपत में, मुन्ना बजरंगी वहाँ होते हैं, बताया जाता है कि सुनील राठी ने लोड करी पिस्टल और सामने से मार दी गोली 2 ठो और मर गए मुन्ना बजरंगी। बिल्कुल एक अपराधी थे, उनका अंत ऐसा ही होना था, या तो पुलिस की गोली से मरते या गैंग वॉर में मरते। लेकिन जेल के अंदर बहुत सुरक्षित मानी जाती है भाई जेल। खाना भी बेचारे जो लोग लेके जाते हैं वो 10 बार चेक होता है, साबुन भी धुलवा देते हैं कि साबुन ही नहीं पहुंच पाता अंदर, उसमें पैसा ना रखा हो। जेल की जिंदगी बहुत कठिन होती है, लेकिन उस तरीके से फिर जेल के अंदर मर रहे हैं लोग। अच्छा चलिए, जेल में मर रहे तो ठीक था कि भाई 2 लोग लड़ गए, कोर्ट में पेशी में आए, वहां मार दिया गया। चलिए बदमाश थे, इनकी मौत भी ऐसे ही होनी चाहिए थी। फिर वो अस्पताल आ रहे थे चेकअप के लिए, पुलिस कस्टडी में 22 पुलिस वाले थे, मीडिया कर्मी भी थे बेचारे, उनके सामने गोली मार दी गई। तो ये सब सवाल है कि भाई किससे पूछा जाए फिर? ये हम अखिलेश यादव की सरकार आने का इंतजार करें? नहीं, ये तो हम बता रहे हैं, वो सरकार तो नहीं आ रही, जहां है वहां से भी नीचे जा रही है। मेरा कहना यह है, देखिए कानून व्यवस्था, आज हमारी बहन बेटियां हर रोड पे, किसी भी मार्केट में, किसी भी मॉल से शॉपिंग करने के लिए बेधड़क बेफिक्र चली जाती हैं। आप जीरो ग्राउंड पे आके रिपोर्ट लीजिए इस चीज की। आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया से, आप लीजिए। अगर अमिताभ जी ने पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। अमिताभ जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता इस मामले में कि अगर व्यक्तिगत दुश्मनी में कोई हत्या होती है, उसमें किसी का रोल नहीं होता, ना सरकार का होता है ना अधिकारी का होता है। ये इस तरह की व्यक्तिगत जो पर्सनल दुश्मनी की हत्याएं हैं, उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने देखा होगा, भाजपा के शासन से पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा कि अपराधी गले में तख्ती टांग के आ गए कि लीजिए हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हम वो अपराधी हैं, हम ये अपराधी हैं। ये चीज आपने पहले कभी नहीं देखी। इस चीज को जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए, जो देश हित, समाज हित, प्रदेश हित में जो कार्य किए, भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा महोदय मैंने आपको सुना, आप मुझे सुना। जल्दी अपनी बात को खत्म करेंगे अनीश जी, जल्दी से, फिर मैं फाइनल जो चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज अपराधी या तो जेल में है, या स्टेट से बाहर हैं, देश से बाहर हैं, या फिर कहीं और हैं, ये आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शाइस्ता परवीन बता दीजिए कहाँ है? शाइस्ता परवीन को ही पकड़ लेते, आप लोगों ने इतनी देर गुड्डू मुस्लिम को पकड़ लेते, ऐसे बड़े नाम है जिन्हें पकड़ ही नहीं पाया अभी तक। कृष्णानंद राय, आपको भाजपा एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या याद क्यों नहीं आई? भाजपा एमएलए की हत्या होती है, उसके परिवार वालों से पूछो, आज पूछो और उस दिन पूछते आप, उनके पेट में क्या दर्द हुआ था।
उन्हें क्या बेचैनी लोगों हुई में, उनके परिवार पूर्वांचल के पे? लोगों में सबसे उनका बड़ी आनंद चर्चा लूटा यह हुआ। बनी हुई है, पूर्वांचल के जी, लोगों में कृष्णा जी। सबसे बड़ी चर्चा यह हुई है कि अपराध जात को लाने वाली पार्टी बन चुकी है। अपराधियों में जाति के नाम पर लोगों को बचाया जा रहा है। कई अपराधी हैं जो लाख रुपए की नामियां हैं और सरकार के साथ चलने का काम कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ बड़े देखिए, आज अपराध को आप समूल नष्ट कीजिए, सब गलत है, लेकिन आवाज नहीं आ कानून रही, व्यवस्था को हाथ में लगे एक पैरेलल ऑप्शन देना एक चलन की शुरुआत है। ये बिल्कुल गलत है, ये समाज के लिए गलत है। और पूर्वांचल में किसी से छुपा नहीं कि कौन अपराध, कितना बड़ा अपराधी है। और बैरक मिलने आता है, बैरक में मिलने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से जाता है। ये कहाँ तक उचित है? कौन सी तरह के चलन में होना चाहिए कि इतना बड़ा माफिया जिसके ऊपर 106 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, गैंगस्टर से लेकर हत्या से, और जिसको माफिया विजय सिंह कहा गया, उससे मिलने बैरक में मुख्यमंत्री तक गए। तो ये कहीं ना कहीं अलग सी चलन भाजपा सरकार ने, जो सबके लिए अनुचित है। चलिए कृष्णा जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं अतुल सिंह के पास चलूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुछ कहना चाहे। अतुल सिंह जी, कम बातों शब्दों में अपनी बातों को खत्म करेंगे। अतुल सिंह, जो अगर आप चाह रहे हैं ये चीज सही हो जाएगा नहीं, गलत है। उसके लिए न्याय व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ, से उसको मिलना चाहिए। कृष्णा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपको रोकना चाहूंगा। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। हम उसे अतुल सिंह के पास चलेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। अतुल जी। जी, मेरा देखिए, अभी अमिताभ जी को मैं सुन रहा था, बहुत सही बात करे। जो आज हम लोग बो रहे हैं, इसको आने वाली पीढ़ी काटेगी। जो मुख्तार ने बोया उसके बच्चे काट रहे हैं, जो आज हम सब बो रहे हैं उसको हम लोग की आने वाली पीढ़ी काटेगी। ये बड़ी गलत परंपरा हो गई, इसकी हम सब मिलकर के विरोध करना चाहिए। क्योंकि न्यायालय और कोर्ट इसीलिए बना था, न्याय देने के लिए। लोग चार्जशीट फाइल होती थी, केस सुनवाई होती थी, गवाही होती थी, वो सब व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। जहां सरकार जिसको चाहे खत्म कर दे या सरकार के लोग खत्म कर दें, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अंसारी भाई को भी ये समझना पड़ेगा कि समय आने वाला समय बदलेगा, तो इसका जवाब हम सबको देना पड़ेगा। आप भी दोगे, हम भी देंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण की जितनी निंदा की जाए कम है। न्यायिक जांच होनी चाहिए। जेल में मृत्यु होना एक बड़ी बात होती है। कैसे लोग खत्म हो रहे हैं, कैसे लोग मारे जा रहे हैं। सरकार किसी की जो सरकार आती जाती है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए कानून की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य का पालन करते हुए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कोई पार्टी हो, सब इसका पालन करेगी। अगर वोटें नहीं रहेगी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं रहेगा, ये चुनाव भी आने वाले समय में अस्तित्व में नहीं रहेगा। जैसा मैं पहले भी कहा, राहुल गांधी जी ने कहा है, अगर इस बार कहीं परिवर्तन नहीं होता तो दोबारा इस देश में चुनाव। बिल्कुल, फाइनल कमेंट लेंगे। बिल्कुल खत्म है। मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता, फाइनल कमेंट। देखिए, अभी अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बात कही है और इस पर हम आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि एक सरकार के पोषित माफिया है और एक जो है वो उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे नहीं है। तो उन्हीं जो हमारे नहीं है, तो सरकार, हालांकि जो सरकार होती है या मुख्यमंत्री होते हैं या जो भी सांसद विधायक है, तो वो सभी का होता, सरकार भी सभी की है, चाहे वो उनके हो या ना हो। वोट देना माफियाओं के नाम भी बता दीजिए साजिद भाई। लेकिन ये जिस तरीके से उनके माफिया है, बताइए ना, तमाम माफिया है, आरोपी लगाएंगे हैं, अभी तो जेल से छूटे हैं। अब अगर आप उन माफियाओं की सपोर्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि वो बहुत दूध के धुले हैं, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। उनके खिलाफ तो मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं, उनके क्यों एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं? वो भी तो बिल्कुल। साजिद भाई, रोकूंगा, समय की कमी है। हमारे साथ इकरार खान है, फाइनल उनके पास पहुंचूंगा। इकरार, अभी क्या स्थिति है गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर? आपको रोकना चाहूंगा साजिद जी। इकरार, 34 मुठभेड़ हुई 6 साल में, उसमें पक्षपात नहीं हुआ। आप दोनों को रोकना चाहूंगा। इकरार खान हमारे संवाददाता गाजीपुर से बने हुए मुख्तार अंसारी के घर के बाहर का, वहां के हालात जान लेते हैं। इकरार, अपराधियों की इकरार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, अभी के क्या हालात हैं वहां पर?
मुख्तार अंसारी के निवास पे फाटक अहमदाबाद मौजूद है। अभी भी लोगों की चरफड़ी आने नहीं लगी। मैं बता दूं कि रमजान का महीना चल रहा है। 80% मुसलमान की आबादी है यहाँ पे। लोग रोजा भी खोलने के लिए हैं। कहीं ना कहीं लोग चल पड़ रहा है। प्रशासन भी आ रहा जा रहा है। कहीं ना कहीं रोड पर फ्लैग मार्ची भी हो रही है और लोगों को बस यही इंतजार है कि कब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी आए कि ताकि उनको हम देख पाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसलिए कि किसी तरह मुख्तार अंसारी डेड बॉडी और समय से और सही ढंग से उनको हम सुपुर्द खाक करवाने में सही उसे तरीके से करा पाए, कहीं ना कहीं चुनौती भरा भी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकरार आपका, अतुल सिंह जी आपका, कृष्ण जी आपका, मोहम्मद साजिद आपका, अनीस अंसारी आपका और पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर आपका भी। तो सबके सियासी मायने हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है कि जेल में जब उन्होंने 2 दिन पहले ही लेटर जारी किया था और कोर्ट में भी लिख के दिया था कि मुझे जहर दिया जा रहा है, उसके बाद भी जांच क्यों नहीं की गई। और अब फिलहाल जांच की एक समिति गठित कर दी गई है, 1 महीने में जो अपनी रिपोर्ट देगी। पोस्टमार्टम हो चुका है मुख्तार अंसारी का। बांदा से उनका शव गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। और इनसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।